बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। और पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद। तो आज हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है और इसने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या रोल प्ले किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का अगर हम बैकग्राउंड देखें, यानी कि इसका जो पस मंज़र है वो क्या था और किस बेस पे जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब पाकिस्तान बना, ठीक है, 1947 के अंदर, तो उस टाइम पे पाकिस्तान का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, यानी कोई कानून ही नहीं था जिस कानून के तहत या जिस आइन के तहत जो है वो इस मुल्क को चलाया जाता। तो ऐसे में क्या हुआ कि 1935 का जो एक्ट था और जो 1947 का जो आज़ादी का कानून था, ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, इसमें थोड़ी सी चेंज करके जो है उस टाइम पे इसको लागू किया गया और एक नई स्टेट को चलाया गया। अब फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज था हुकूमत पाकिस्तान के लिए या जहाँ की जो असम्बली थी उसके लिए, तो वो चैलेंज था ही ये कि भाई आइन बनाना है, एक ऐसा आइन बनाना है जो कि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज़ के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया और इतनी ज़्यादा जो हमने स्ट्रगल की पाकिस्तान के लिए, वो हासिल किया जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब एक ऐसा आइन बनाना है जो इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रख के बनाया जाए। अब ये वो वक्त था जब दो तरह के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर खास करके मौजूद थे, और इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब क्योंकि नई जो रियासत थी, आपने इस बात को समझना है कि नई रियासत जो आइन बनाएगी या जो कानून बनाएगी उसी के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान चलेगा। तो अगर नई रियासत एक लिबरल कानून बनाती है तो इसका मतलब हमारे मुल्क ने लिबरल ही होना है। लिबरल एक ऐसा कानून जो है ना जिसमें यानी कि आज़ादी ज़्यादा है, या कह लें कि हम जो जिसमें जो है, जैसे इंडिया खुद को कहता है कि भाई वो लिबरल है और साथ में वो कहता है खुद सेकुलर है। सेकुलर मतलब वहाँ पे कोई मज़हब नहीं है, हर मज़हब जो है ना आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी से रह सकता है, तो वहाँ पे मिक्स करके कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम इस्लामिस्ट हैं, यानी कि इस्लाम के अकॉर्डिंगली हमने जो है अपना आइन बनाना है, तो फिर हमें इस्लामी कवानीन का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो लिबरलिज्म से जुदा है, वो फिर इस्लामिक कवानीन के अकॉर्डिंगली होगा। तो उसमें क्या हुआ कि दो तरह के ग्रुप मौजूद थे। एक लिबरल ग्रुप था, वो ग्रुप जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था सियासतदानों को उस टाइम पे कि भाई आपने जो कानून बनाना है नया, वो कैसा होना चाहिए जी, वो ऐसा कानून होना चाहिए जो पाकिस्तान को लिबरल बना सके इन फ्यूचर। लेकिन वहीं पे जो था, जो दूसरा ग्रुप था जो मौलाना हजरात का था, वो मौलाना हजरात का, ये मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जिसमें जो है वो सबसे ऊपर थे, तो उनका जो उस टाइम पर उन्होंने फोर्स किया, वो एक कहा कि भाई जो आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्योंकि हमने जो ये मुल्क हासिल किया पाकिस्तान, इसको इसीलिए हासिल किया कि यहाँ पे जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंगली इस मुल्क को आगे लेके चल सके, ना कि एक सेकुलर मुल्क बना सकें। तो अब ये यानी कि सेकुलर के बीच में और जो है ना एक इस्लाम के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा बहस थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो रोल प्ले करना था वो करना था लियाकत अली ख़ान ने, क्योंकि वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो लियाकत अली ख़ान जो थे, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जो अपना जो वज़न था वो डाल दिया इस्लामिस्ट के तराजू के अंदर, और उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी इसको पेश किया 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च 1949 को असम्बली के अंदर से पास करवा लिया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद, अपने नाम से ही पता है कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पर्पज़ ही ये था कि ये मकासद का तयन करेगी कि एक नई जो स्टेट है, एक नई जो रियासत है, जिसको हमने कहा रियासत पाकिस्तान जो है, उसके जो कवानीन है इन फ्यूचर वो कैसे बनेंगे, वो इस्लाम के ऊपर बेस करेंगे और इस्लामिक कवानीन बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पर्पज़ ये था, और ये इसने कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ किए कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं, इन नुकात की रोशनी में जो है क्या होगा, हम पाकिस्तान का कानून बनाएंगे और फिलहाल पाकिस्तान को ऐसे लेके चलेंगे। तो उसके जो बेसिक पॉइंट्स थे हम उनको अब स्टडी करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है जी, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर था वो था जी सुप्रीम पावर या सुवरेनिटी भी इसको हम कहते हैं, यानी हाकमियत आला। इसमें कहा गया कि भाई जो हाकमियत आला है या सुप्रीम पावर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल है, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे बड़ी है, और जो नीचे जो लोग हैं यानी जो सियासतदान हैं जो इस मुल्क को लेके चलेंगे, तो वो क्या हैं, वो खलीफा हैं। एज ए खलीफा वो इस मुल्क को जो है वो आगे लेके चलेंगे, लेकिन जो सुप्रीम पावर है वो अल्लाह ताला की है। अब यहीं से सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब एक मिनट में अगर आपको ये समझाऊं कि कैसे चेंज हो जाती हैं, तो देखिए, जब ये कह दिया कि सुप्रीम पावर अल्लाह ताला की ज़ात है, तो जब अल्लाह की ज़ात को सुप्रीम पावर मान लिया, तो इसका मतलब फिर अल्लाह के जो अहकाम है उनको भी ये मानना है कि भाई वो भी जो है क्या है जी, वो भी सबसे सुपीरियर हैं। और वो सबसे सुपीरियर हैं, तो इसका मतलब अगर वो सबसे सुपीरियर हैं तो फिर कुरान को हमें सबसे सुपीरियर रखना पड़ेगा और हदीस को सबसे सुपीरियर रखना पड़ेगा कि कुरान और हदीस के अकॉर्डिंगली हमारे
कवानीन बनेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था कि इस एक पहले पॉइंट ने पूरे के पूरे पाकिस्तान के आने वाले पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया या उसके कॉन्स्टिट्यूशन का नक्शा बदल दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब अगर बाहर के मुल्कों में हम देखें जहां पे वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, तो वहां पे लोगों को सबसे सुप्रीम माना जाता है, क्योंकि लोगों के वोट से लोग आते हैं, तो इसमें उनको ज़्यादा अहमियत हासिल होती है, ना कि जो है वो हकमियत आला किसी और ज़ात से बिलोंग करे। तो हमने ये जब कह दिया कि भाई जो हकमियत आला है वो बिलोंग कर रही है किससे, वो बिलोंग कर रही है अल्लाह ताला से, तो उसका मतलब हमारे जो कवानीन है वो सारे के सारे कवानीन भी कुरान के अकॉर्डिंगली होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा जी करारदाद मकासद में कि भाई हमारा जो स्टेट होगी वो कैसी होगी, वो जमहूरी रियासत होगी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने पाकिस्तान बना लिया, तो पाकिस्तान एक कैसी स्टेट बनने जा रहा है, तो कहा जी पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत बनेगा, और जहाँ पे जो है वो जमहूरियत के अकॉर्डिंगली हम इसे लेके चलेंगे, यानी वोट का सिस्टम होगा और जमहूरियत थ्रू अवाम की राय होगी। ठीक है, यानी अवाम, क्योंकि जमहूरियत में सबसे सुप्रीम अवाम होती है, तो अवाम की राय जो है वो पूछ के असम्बलियाँ बनाई जाएंगी और वोट के थ्रू जो है वोट का हक दिया जाएगा। नंबर थर्ड में कहा इस्लामिक कल्चर जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं उनको प्रमोट किया जाएगा मुल्क के अंदर, और ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे जो है वो आगे जाके इस्लाम को प्रमोट कर सके। यानी एक तो इस्लामिक कल्चर प्रमोट होगा, दूसरा इस्लामिक लॉज जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि इस मुल्क में इस्लाम का बोलबाला हो सके। इसके बाद नंबर 5 पे माइनॉरिटीज़ का जो राइट्स है, यानी कि जो अकलियतें हैं उनको कहा जी वो मुकम्मल आज़ाद हैं। अकलियतें यहाँ पे यानी जो हिंदू यहाँ पे रहते हैं या जो सिख यहाँ पे रहते हैं वो आज़ाद हैं मुकम्मल तौर पर अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए। और कायद आज़म ने 11 अगस्त की जो अपनी स्पीच थी, जो बहुत फेमस स्पीच है, उसमें भी ये बात कही थी कि भाई आप लोग आज़ाद हैं अपने मंदिरों में, अपनी मस्जिदों में, अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। और ये इसीलिए कायद आज़म ने कहा था क्योंकि एक कायद आज़म ने ये बताना था उन्हें कि भाई हम जैसे यानी जैसे मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे बहुत मुश्किल हालात के अंदर, तो अब आपने ऐसे नहीं रहना, बल्कि आप क्या कहेंगे, आज़ादी से रहेंगे। तो माइनॉरिटीज़ को राइट दिया गया। नंबर 6 पे कहा गया जी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हर एक का हक है। बुनियादी जो राइट्स होते हैं, बुनियादी राइट्स क्या हैं जी, रोटी कपड़ा मकान है, खाने का हक है, तालीम का हक है, रहने का हक है, आज़ादी सहाफ़त है। वो फंडामेंटल राइट्स जो शहरियों को हासिल होते हैं वो हर एक को हासिल होंगे। इसके बाद कहा जी जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, नंबर 7 पे, वो अदलिया क्या है जी, आज़ाद होगी, और ऐसी फ़िज़ा पैदा की जाएगी, ऐसा इन्वायरमेंट प्रमोट किया जाएगा जिससे जो जुडिशरी है उसको मज़ीद जो है वो आज़ादी हासिल हो और वो अपने फ़ैसले इंडिपेंडेंटली कर सके। और नंबर 8 पे क्या कहा जी, हमारा जो सिस्टम होगा एक तो वो डेमोक्रेटिक होगा, दूसरा वो फेडरल सिस्टम होगा, यानी वो वफाकी निज़ाम होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वफाकी निज़ाम क्या होता है कि एक वफाक है और जो सूबे हैं उसके नीचे वो आज़ाद होते हैं। क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रक्चर था हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे चलाती थी। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था जी कि अपने पास सेंट्रलाइज सिस्टम में पावर्स रखी हुई थी, लेकिन जो सूबे थे उनको भी आज़ाद किया हुआ था, तो प्रोविंसेस भी आज़ाद थे। अब इस टाइम पे पाकिस्तान में आप देखें कि सूबे आज़ाद हैं और वफाक के थ्रू वो चल रहे हैं, तो एक फेडरल सिस्टम होगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, और ये कुछ की पॉइंट्स जो थे उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर रखे गए कि भाई पाकिस्तान जो बनेगा तो पाकिस्तान के जो लॉज बनेंगे, खास करके वो लॉज जो हैं या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन जो आगे ड्रॉ होगा तो वो इसी के अकॉर्डिंगली होगा, उसमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ज़रूर जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो गया।